हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज की। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस आपको किन एरियाज से देखने को मिलेंगे, तो वो ये एरियाज हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है इनका, कौन कौन सी कमिटीज थी, फिर हम देखेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 का, फिर हम पैसा एक्ट के बारे में देखेंगे, फिर हम म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है, और फिर हम देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये वो टॉपिक्स हैं, या कहें ये वो सब टॉपिक्स हैं इन दो मेन टॉपिक्स के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हम यहीं पे शुरुआत करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, ताकि हमारे पास एक ओवरऑल आइडिया आ जाए चीजों को लेके और हम एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए यहाँ पे अनाउंस कर देता हूं। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों की मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। तो आइए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो हम यहाँ देखेंगे वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि जो पंचायती राज है उससे हम समझते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, जो टर्म है पंचायती राज का वो इंडिया में, उसको हम रेफर करते हैं उस सिस्टम को दिखाने के लिए जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, गांव में आमतौर पे ऐसी पंचायतें होती हैं जहां पे मान लीजिए दो पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है। इन दो पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है। तब ये लोग क्या करेंगे, ये पंचायत बुलाएंगे। जैसे कि ये लोग, ये क्या है, ये वो लोग हैं जो कि इनके डिस्प्यूट को सुनेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। और आप यहां देखेंगे कि यहाँ पे गांव के बाकी लोग भी हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वोटिंग करेंगे कि जो फैसला लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। यानी कुल मिला के ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जहां पे लोकल रूल्स हैं, लोकल तरीका है डिस्प्यूट्स को सुधारने का, और जो लोकल लोग हैं उनका ही पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है। ठीक है, तो इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव एक्ट्स यानी कानून बना के डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ताकि जो गांव के लोकल लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू अपने पंचों को चुनेंगे जो कि उनके गांव को चलाएंगे। और क्योंकि जो पंच है या फिर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ गांव के लेवल पे है, तो जो लोकल डेवलपमेंट है विलेजेस का वो ज्यादा इफेक्टिवली इंश्योर किया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, उसको असल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 का, उसके थ्रू एक्चुअल पिक्चर में लाया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह मिलती है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। इस एक्ट ने क्या करा कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज थी उनको एम्पावर्ड कर दिया और ये इंश्योर किया जो लोकल लोग हैं वो अपनी कह सकते हैं लोकेलिटी को गवर्नेंस करने में खुद पार्टिसिपेट करें और डेवलपमेंट प्रोसेस में भी खुद पार्टिसिपेट करें। यदि हम बात करें अब कमिटीज की,
देखिए, पहली कमेटी हमारे सामने आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी की फॉर्मेशन की बात करें तो इस कमेटी को जनवरी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था बलवंत राय जी मेहता। उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा। वहीं हम बात करें इस कमेटी का पर्पस क्या था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में चल रहे थे और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में चल रही थी, इसके इंप्रूवमेंट्स को देखना, ठीक है, एग्जामिन करना बेसिकली। देन इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, इन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रोनाउंस किया, यानी 3 टाइप की गवर्नेंस होनी चाहिए लोकल लेवल पे। सबसे पहली ग्राम पंचायत जो बिल्कुल विलेज लेवल पे होगी, फिर आपकी पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, और फिर आएगा आपका जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ठीक है, विलेज लेवल, पंचायत समिति और जिला परिषद। देन आता है हमारा इलेक्शन मैकेनिज्म। जो आपके डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ग्राम पंचायत के लिए होंगे, और जो पंचायत समिति और जिला परिषद है वहां पे आम लोग जाके वोट नहीं कर सकते, बल्कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो दूसरा होगा। वहीं हम बात करें कौन कौन से फंक्शंस इन्होंने देने की बात की थी। प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है लोकल लेवल पे, उसको प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में पंचायत को आगे करना चाहिए। रोल्स क्या थे, पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल दिया गया और जिला परिषद को एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी बोल दिया गया। ठीक है, वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया जिला परिषद का। डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें, यानी जो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, उनको लोकल बॉडीज के हाथ में देना थ्रू द डेमोक्रेटिक मींस, ये इनका एक आइडिया था, ये इनका एक सुझाव था। वहीं पे अब हम बात करें रिसोर्स अलोकेशन की। एडिक्वेट रिसोर्सेज जो हैं वो देनी होंगी लोकल लेवल पे इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, तभी वो इफेक्टिवली फंक्शनिंग कर पाएंगे। वहीं पे हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, जो स्टेट हैं उनको अपना सिस्टम बनाने के लिए छूट दे दी गई थी लोकल कंडीशन पे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको एज इट इज रखने के लिए बात की गई थी। क्योंकि हर स्टेट की सिचुएशंस अलग होती हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स को परमिशन थी कि वो इन सुझाव में कुछ बदलाव कर सकते हैं। शर्त यही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एज इट इज रहने चाहिए। वहीं हम बात करें एक्सेप्टेंस की, जो रिकमेंडेशंस हैं उनको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं हम बात करें इंप्लीमेंटेशन की, राजस्थान जो था वो फर्स्ट स्टेट था 1959 में जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लेगेसी की बात करें कि इस एक्ट की लेगेसी क्या थी, तो देखिए सबसे पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो आइडिया था या डिसेंट्रलाइजेशन करने का जो आइडिया था इंडियन रूरल एरियाज में, वो बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू ही आया था। वहीं अब हम बात करें अशोक मेहता कमेटी की जो इसके बाद आती है, तो जनता गवर्नमेंट जो थी जिसको आज आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1977 में अशोक मेहता के द्वारा चेयर्ड एक कमेटी को अपॉइंट किया। एम क्या था कि बलवंत राय मेहता कमेटी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था उसको दोबारा से ताकतवर करना या दोबारा से उसको रिविटलाइज करना, क्योंकि वो वक्त के साथ कमजोर पड़ गया था। अब हम बात करें कि मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी। पहला कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, यानी जो एग्जिस्टिंग 3 टायर सिस्टम है जिला परिषद का उसको, और जो आपका पंचायत समिति और विलेज पंचायत है उन दोनों को मर्ज करके एक मंडल पंचायत बना देनी चाहिए, यानी 3 टायर की जगह 2 टायर सिस्टम को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट है वो होंगी आपकी मेन पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन पे, और स्टेट के बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट बॉडीज जो हैं वो ही पंचायत के सारे काम देखेंगी। वहीं हम एग्जीक्यूटिव रोल की बात करें तो जिला परिषद जो है वो फंक्शन करेगा एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। वहीं हम बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, इन्होंने बोला जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑफिशियली पार्टिसिपेट करना चाहिए पंचायत इलेक्शन में,
वहीं पे इन्होंने बोला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टैक्स लगाने के लिए और तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए फुल सपोर्ट देना होगा, ताकि उनके पास लोकल लेवल पे एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, ताकि वो अपनी चीजें मैनेज कर पाए। फिर हम बात करते हैं सोशल ऑडिट की। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज हैं और जो लेजिस्लेटिव कमिटीज हैं, उनको लगातार पंचायत के एक्सपेंडिचर का सोशल ऑडिट करते रहना चाहिए, ताकि ये पता रह सके कि जो फंड पंचायत के पास थे वो सही मायनों में वनरेबल ग्रुप्स पे खर्च हुए भी हैं या नहीं। वहीं पे फिर नॉन इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, तो इनकी रिकमेंडेशंस थी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जब तक कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल हो, और जो इलेक्शंस हैं वो भी जल्दी ही हो जाने चाहिए अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है तो। वहीं पे हम बात करें सेपरेट जुडिशरी की, तो जो आपकी न्याय पंचायत थी उसको उन्होंने बोला कि उसे हमें सेपरेट कर देना चाहिए पंचायत से, और जो क्वालिफाइड जजेस हैं वो ही इसको हेड करें तो बेहतर रहेगा। इलेक्शन मैनेजमेंट की हम बात करें, तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा हर स्टेट का, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके पंचायती राज इलेक्शंस को करवाएगा। वहीं फिर हम बात करें डेवलपमेंटल फंक्शंस की, तो जो डेवलपमेंट फंक्शंस थे वो उन्होंने ट्रांसफर करवा दिए जिला परिषद को, और जो डेवलपमेंटल स्टाफ था वो जिला परिषद के कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर ही काम करेगा। वहीं हम बात करें रोल ऑफ एनजीओस, तो जो वॉलंटरी एजेंसीज हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करेंगी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में, ताकि पंचायती राज को सपोर्ट दी जा सके। फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो मिनिस्टर है उसको स्टेट कैबिनेट्स अपॉइंट करेंगी ताकि वो इन इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से समझ सके। वहीं रिजर्वेशन की हम बात करें तो देखिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे इन्होंने बोला कि जो सीट्स है रिजर्व होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वहीं पे फिर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की, तो इन्होंने रिकमेंड किया जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से चेंज ना कर सके, और जिसकी वजह से जो कंटिन्यूअस फंक्शनिंग है वो लगातार इंश्योर की जा सके। ठीक है, हालांकि इनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन आपके 3 स्टेट्स जो थे, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन्होंने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा, ताकि उनका जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सही किया जा सके। वहीं पे फिर आती है हमारी जीवीके राव कमेटी। ये जो कमेटी है इसको अपॉइंट किया था किसने, प्लानिंग कमीशन ने 1985 में, और इसको जो हेड कर रहे थे वो थे जीवीके राव, तो नाम भी आप यहां पढ़ सकते हैं। पर्पस क्या था इनका, रिव्यू करना और एनहांस करना एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है और जो गरीबी को हटाना है रूरल एरिया से, यानी पॉवर्टी एलिवेशन, उसको चेक किया जा सके, और उसी के साथ जो पंचायती राज सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके ग्राउंड लेवल पे। की रिकमेंडेशंस की बात करें, जो उन्होंने की रिकमेंडेशंस दी थी, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल इंपॉर्टेंस है। इन्होंने कहा जो जिला परिषद है वो सेंट्रल होनी चाहिए, यानी जो हम डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो पावर डेलीकेट कर रही है लोकल गवर्नमेंट को, उसमें हमें जिला परिषद को सेंटर में रखना है, यानी जिला परिषद मेन बॉडी होगी जो कि सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये इनका आइडिया था। वहीं पे हम बात करें रोल की प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स पे, उनका सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए किसमें, प्लानिंग में, इंप्लीमेंटिंग में, और मॉनिटर करने में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ठीक है, वहीं पे फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग।
तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने प्लानिंग फंक्शंस थे, जो कि स्टेट लेवल प्लानिंग फंक्शंस पे थे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स को देते जाएंगे, ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है प्लानिंग अप्रोच में वो ज्यादा इंश्योर किया जा सके। और जब लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में पावर होगी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की, तो ऑटोमेटिकली वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। वहीं पे फिर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, डीडीसी की, तो इस कमेटी ने प्रमोट किया कि एक नई पोजीशन क्रिएट की जानी चाहिए, जो कि होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो कि सर्व करेगा एज एन सीईओ जिला परिषद का, और जितने भी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन सबको कॉमनली हेड करेगा, उन सबको कॉमनली देखेगा। वहीं पे इन्होंने प्रमोट किया किसको? रेगुलर इलेक्शंस को। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो रेगुलर इलेक्शंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, वो लगातार होने चाहिए, ताकि जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। हालांकि कौन से कॉन्ट्रास्ट थे इनके प्रीवियस कमिटीज के साथ में, कौन से मतभेद थे? तो जो बाकी अर्लियर रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि दांतेवाला कमेटी की थी या हनुमंता राव कमिटीज की थी, जहां पे वो क्या कर रहे थे कि जो डेवलपमेंटल रोल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, उसको कम कर रहे थे। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, उसको कम कर रहे थे, और सपोर्ट कर रहे थे जो रोल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, उसको इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। वहीं पे फिर हम बात करें इम्पैक्ट की, क्या इम्पैक्ट पड़ा इनकी रिकमेंडेशंस वगैरह का। तो देखिए, ये जो रिकमेंडेशंस थी, इनका मेन एम था कि लोकल गवर्नेंस को पावरफुल किया जा सके और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पावर से इंटीग्रेट किया जा सके, जो पावर्स डेवलपमेंट प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल की जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारे पास एल.एम. सिंघवी कमेटी। बात करें कमेटी की फॉर्मेशन की, कमेटी को फॉर्म्ड कब किया गया? देखिए, इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1986 में, जिसको एल.एम. सिंघवी ने चेयर किया था। पर्पस क्या है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया था लोकल लेवल पे, उस चीज को दोबारा से इंश्योर किया जा सके। ठीक है, वहीं पे हम बात करें मेन रिकमेंडेशंस की। सबसे पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। इन्होंने भी एडवोकेट किया, सपोर्ट किया उस विजन को कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका प्रिजर्व होना चाहिए क्या? टेन्योर, या फिर उनका जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको एक नया चैप्टर जोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये इनका मेन एम था। फिर हम बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इन्हें एंश्योर करना था रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन पंचायती राज बॉडीज के लिए, जिसके लिए इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होने चाहिए, ताकि जो स्टेट है वो उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड ना कर सके, चेंज ना कर सके। वहीं पे फिर हम बात करें न्याय पंचायत की, तो इन्होंने एडवोकेट किया कि न्याय पंचायत को स्टैब्लिश करना चाहिए एज एन क्लस्टर ऑफ विलेज, यानी हर गांव की न्याय पंचायत होने की बजाय कम से कम ऐसा हो कि एक न्याय पंचायत 5-6 गांव को कवर कर रही है। और न्याय पंचायत को पावर दी जानी चाहिए कि लोकल डिस्प्यूट या फिर छोटे मोटे कानूनी मैटर को, लीगल मैटर्स को गांव में वही हैंडल कर ले, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उनको बाहर आके धक्के ना खाने पड़े। वहीं पे फिर आता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ विलेजेस। इन्होंने एडवोकेट किया कि विलेजेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है, एज पर देयर वायबिलिटी, ताकि जो ग्राम पंचायत है उस पर्टिकुलर विलेज की, उसको कुछ एडिशनल पावर दी जाए,
ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवनेस शो कर पाए। वहीं पे हम बात करें रोल ऑफ ग्राम सभा की, ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ग्राम सभा पे, क्योंकि ग्राम सभा जो है वह डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को शो करता है। और ग्राम सभा में यानी कहीं गांव की पंचायत में गांव के आम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है। तो जो लोकल कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो भी यहां जस्टिफाइड होती है। वहीं पे फिर हम बात करें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, तो क्या था कि जो आपके विलेज पंचायत हैं उनको ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दी जाएं ताकि वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सके। वहीं पे फिर हम बात करें जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की, न्यायिक न्यायाधिकरण, ठीक है। तो इस कमिटी ने कहा कि स्टेट लेवल पे जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डिस्प्यूट्स को देखेगा, और जिसमें आपके इंक्लूड होंगे क्या, पंचायत के इलेक्शंस, और साथ ही साथ अगर कोई भी छोटा मोटा इशू है तो वो ये ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स देखेंगे। अब यदि हम बात करें कि इंपैक्ट क्या पड़ता है इन चीजों का, तो जो ये रिकमेंडेशंस थी इनका मेन एम था कि लोकल गवर्नेंस को ताकतवर कर दिया जाए और जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको ज्यादा एम्पावर कर दिया जाए, ताकि जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है या ऑटोनॉमी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पूरे इंडिया में उसको एंश्योर किया जा सके। इसके पश्चात फिर आती है हमारी ठंगन कमेटी। जो ठंगन कमेटी है यदि हम बात करें उसकी कमेटी फॉर्मेशन की, तो वो 1988 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और ये कंसल्टेटिव कमेटी जो थी पार्लियामेंट की उसकी ही एक और सब कमेटी थी, यानी उसके अंडर ही थी। और चेयरमैन कौन थे इसके, पी के ठंगन। पर्पस क्या था इस कमेटी का, एग्जामिन करना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग लेवल पे, और मेजर्स को प्रपोज करना रिकमेंड करना जो कि पंचायती राज सिस्टम की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। यदि हम बात करें की रिकमेंडेशंस क्या थी, सबसे पहली थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो रिकॉग्निशन है वो पंचायती राज बॉडीज को मिलनी चाहिए। फिर आता है हमारा 3 टायर सिस्टम, यानी 3 टायर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए पंचायत में विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, ठीक है। वहीं पे फिर हम बात करें जिला परिषद का क्या रोल है, तो इन्होंने कहा जो जिला परिषद है वो प्राइमरी प्लानिंग और डेवलपमेंट एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और वहीं पे इन्होंने फिक्स टेन्योर की डिमांड की, यानी पंचायती राज बॉडीज जो हैं उनके पास 5 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, यानी एक बार इलेक्ट होने के बाद वो 5 साल तक कंटिन्यू कर सकती है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। वहीं पे फिर आता है हमारा सप्रेशन पीरियड, यानी जो पंचायती राज बॉडी का सस्पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगा। वहीं पे हम बात करें स्टेट लेवल प्लानिंग कमेटी की, तो इन्होंने स्टैब्लिश करने के लिए बात की एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्टेट लेवल पे, जिसको प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं स्टेट के वो जिला परिषद के प्रेसिडेंट और मेंबर्स के साथ बैठ के लोकल लेवल की योजनाएं बनाएंगे, लोकल लेवल की चीजें बनाएंगे। वहीं हम बात करें सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इन्होंने एडवोकेट किया कि एक डिटेल लिस्ट होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की पंचायती राज के लिए और उसे इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी वो जो लिस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए ताकि स्टेट अपने तरीके से उस लिस्ट के सब्जेक्ट्स को टेक ओवर ना कर पाए और लोकल गवर्नमेंट के पास राइट रहे उस लिस्ट पे लॉज बनाने का, काम करने का। वहीं हम बात करें रिजर्वेशन की, तो देखिए रिजर्वेशन को प्रमोट किया तीनों टायर सिस्टम्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और वुमेन्स की सीट को भी लेके इन्होंने स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन करवा दिए। वहीं पे इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए बोला जो कि
डिटरमाइन करेगा क्राइटेरिया और गाइडलाइंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल पावर देने में। वहीं पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देने की बात करी, ठीक है, और कहा कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं पंचायत के वो सब उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर खुद देखेगा। इम्पैक्ट क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव करना था, एंश्योर करना था कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पे हो, और जो रोल एंड अथॉरिटी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वो पूरे इंडिया में बढ़ जाए। वहीं पे फिर हम बात करें गडगिल कमेटी की। 1988 में कांग्रेस पार्टी ने इसको अपॉइंट किया था, जिसे चेयर करते थे वीएन गडगिल। इसका जो एम था वो क्या था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लगातार एम्ड करना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए पंचायती राज बॉडीज को। दूसरा कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको डायरेक्ट इलेक्शंस के साथ देना चाहिए, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहीं पे एक बार चुनाव के बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो टेन्योर है वो 5 साल फिक्स रहेगा। एससीज, एसटीज एंड वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रहेंगी, और जो पंचायती राज बॉडीज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और टैक्सेशन पे काम कर सकती हैं, वो चीजें उनके लिए प्रॉपर रहेंगी। वहीं पे इन्होंने भी स्टेट फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, और जो रिकमेंडेशन थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए भेजा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, जिसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। जैसे हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पार्ट 9 को और 11 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो कि फोकस करता है पंचायत पे। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और उनको ऑब्लिगेटरी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी अब जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट चीजों को डेलीगेट करने में अपनी मनमानी नहीं चला सकती। ये जो एक्ट है ये डिवाइड करता है प्रोविजन को 2 हिस्सों में, कंपलसरी और वॉलंटरी कैटेगरीज में, और जो स्टेट है वो इन कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजन को अपने अकॉर्डिंग या अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकती हैं। ये मार्क करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट को टूवर्ड्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, फुलफिलिंग द आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जहां पे विलेज पंचायत को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रमोट किया गया था। वहीं हम बात करें सैलिएंट फीचर्स की, पहला आता है हमारा ग्राम सभा। जो फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का, उसके पास सभी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं विलेज में, और वो उन पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेशन ने उन्हें दी हुई है। फिर हम बात करते हैं 3 टायर सिस्टम की। तो मैंडेट करता है पंचायत को विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है अगर वो 20 लाख के अंडर अंडर है तो जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन 20 लाख से ऊपर है तो उसको लगाया जाएगा। वहीं पे हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सभी लेवल पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। चेयरपर्सन जो है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और जो विलेज पंचायत का चेयरपर्सन होगा उसको इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो स्टेट असेंबली खुद डिसाइड करती है। वहीं पे हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, तो एसटी एससी की जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे तीनों लेवल पर उनकी सीट रिजर्व होगी। मैंडेट करता है कि कम से कम 1/3 सीट जो हैं वो वुमेन्स के लिए और एसटी एससी के लिए रिजर्व रहे। हालांकि जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स को रिजर्व कर सकता है। वहीं पे हम बात करें स्पेशल प्रोविजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो ऐसे रिजर्वेशन को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करें, हम बात कर चुके हैं, 5 इयर्स के लिए होता है किसी भी लेवल पे, और उससे पहले भी इसको रद्द किया जा सकता है। इलेक्शन जो है नए पंचायत के वो डिसॉल्यूशन के 6 महीने के भीतर ही हो जाने चाहिए, और अगर जो पंचायत है वो 6 महीने से कम में डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे में जो नए इलेक्शंस हैं वो करने बहुत जरूरी हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 साल पूरे करके गए भी हैं या नहीं। फिर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर वो स्टेट के किसी भी लॉ में या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो।
एज डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट पे अप्लाई नहीं होती अगर वो 21 साल से बड़ा है और 25 साल से छोटा नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है वो स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटीज अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। वहीं पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन जो है पंचायती राज इलेक्शन को कंडक्ट करने का उस पर ध्यान देती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंप्राइज करता है, जिन सबको गवर्नर चूज करते हैं। वहीं हम बात करें पावर्स एंड फंक्शन की, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पंचायत को पावर ग्रांट कर सकता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस स्कीम्स को लागू करें। और 29 सब्जेक्ट जो हैं जो 11 शेड्यूल में उन्हें दिए गए हैं, जैसे कि लेवी टैक्सेस, फीस एंड रिसीव ग्रांट्स इन एड, इस सभी को अच्छे से ओवरऑल कर पाए। ठीक है, फिर हम बात करें अगर फाइनेंसिस की, तो जो स्टेट है वो ऑथराइज कर सकती है पंचायत को टैक्स लगाने में, और साथ ही साथ जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है उसके कुछ काम को भी पंचायत को असाइन किया जा सकता है। इसी के साथ जो ग्रांट्स इन एड है वो भी पंचायत को दी जा सकती हैं उन फंड से जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली पंचायत के लिए बनाए हैं। वहीं पे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटस को देखे पंचायत के और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दे कि क्या चीजें और की जा सकती हैं। वहीं फिर हम बात करें यदि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेगुलेट कर सकता है पंचायत को कि वो फाइनेंशियल अकाउंट्स और ऑडिट्स को मेंटेन करे। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी क्या एप्लीकेशन है यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की, तो जो ये प्रोविजन है ये यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई तो होता है, लेकिन क्योंकि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती हैं, तो वहां पे जब पंचायत के प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं तो उसमें कुछ लिटिल बिटिल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पे अब हम बात करें कि किन स्टेट्स को एक्सटेंशन दिया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट से, तो देखिए ये जो एक्ट है ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है 3 स्टेट्स में, नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में। ठीक है, इन 3 स्टेट्स में पंचायती राज एक्ट जो है डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, और इसी के साथ साथ कुछ और शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में भी ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। पर जो आपका पार्लियामेंट है, याद रखिएगा पार्लियामेंट नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है वो इन प्रोविजंस को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इन एरियाज में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन नॉट अंडर द 73rd शेड्यूल्ड एक्ट बट अंडर द पैसा एक्ट। ठीक है, वहीं पे फिर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत की, तो देखिए हालांकि हम जानते हैं कि 1957 में सबसे पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, ठीक है, जिसने पंचायत का जो सिस्टम था उसको रिवाइव करवाया, उसको ओन करवाया। और वहीं पे 1957 से लेके 1992 का वो ईयर था जब आपका पंचायती राज के लिए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इस बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने कई सारे लॉज बनाए थे अपने एरिया में पंचायत को गवर्न करने के, ठीक है, वो जितने भी स्टेट लॉज हैं वो पंचायत के लिए सिर्फ और सिर्फ लागू रहेंगे 1 साल के अंदर अंदर जैसे ये एक्ट कमेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्ट आया 1992 में, 1993 में कमेंस्ड हो गया, तो 1993 से 1994 का जो 1 साल है उसी बीच में सिर्फ स्टेट लॉज रहेंगे, उसके बाद जो स्टेट लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इन स्टेट लॉज को 1 साल से पहले भी खत्म कर सकता है। वहीं पे हम बात करें कि जो आपके कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन में और सीट अलॉटमेंट में, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू कोई सर्टेन स्पेसिफाइड इलेक्शन पिटीशन कोर्ट को नहीं दी जा सकती। यानी जैसे ही कोई पिटीशन फाइल होगी तभी कोर्ट जो है एक्ट करेगा, अनटिल और अनलेस कोई पिटीशन फाइल नहीं है कोर्ट जो है वो कोई एक्शन नहीं लेगा।
वहीं पे यहाँ पे कुछ कंपलसरी और नॉन कंपलसरी प्रोविजंस हैं। एक बार देख लेते हैं उन प्रोविजंस को इस एक्ट के। सबसे पहला है ग्राम सभा ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंडेटरी है कि जो ग्राम सभा है वो विलेजेस के लिए और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए बनाई जाएगी। दूसरा, 3 टायर पंचायत सिस्टम, यानी विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों लेवल पे पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं हम बात करें डायरेक्ट इलेक्शंस की, तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे विलेज के, इंटरमीडिएट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। वहीं पे हम बात करें इनडायरेक्ट चेयरपर्सन इलेक्शंस के, जो चेयरपर्सन होगा इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत का, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा, यानी आम जनता जो है डायरेक्टली वोटिंग नहीं कर सकती। वहीं पे फिर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पंचायत मेंबर जो हैं वो वोटिंग के थ्रू ही आएंगे। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज जो होती है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी किसी भी इंसान की अगर एज 21 ईयर्स है तो पंचायत के इलेक्शन के लिए कॉन्क्वेस्ट कर सकता है। वहीं पे हम बात करें एससीज और एसटीज रिजर्वेशन सीट्स की, तो देखिए दोनों ही आप कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दोनों को ही रिजर्वेशन मिलता है हर लेवल की पंचायत में। वहीं पे हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की, तो 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी हर लेवल पे पंचायत के। वहीं पे हम बात करें फिक्स टेन्योर की, तो देखिए 5 साल का फिक्स टेन्योर सभी लेवल्स पे रहेगा और 6 महीने के अंदर अंदर ही दूसरे इलेक्शंस हो जाएंगे जब एक बार पंचायत डिसॉल्व हो जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा पंचायत इलेक्शंस करवाने के लिए, और फाइनेंस कमीशन जो होगा वो देखेगा पंचायत की फाइनेंशियल स्टेटस। वहीं पे हम बात करें वॉलेंट्री प्रोविजंस की, पहला है एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा। जो ग्राम सभा को विलेज लेवल पे पावर्स देनी है वो ऑप्शनल है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती हैं कि कब उन्हें ज्यादा पावर देनी है, कब उन्हें कम पावर देनी है, और जो पावर्स ग्रांटेड हैं ग्राम सभा को विलेज लेवल पे वो स्टेट टू स्टेट वेराई कर सकती है। वहीं पे हम बात करें चेयरपर्सन के इलेक्शन मेथड के, तो देखिए जो इलेक्शन मेथड होगा चेयरपर्सन का उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती हैं। वहीं पे फिर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, विलेज चेयरपर्सन की, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा विलेज पंचायत के चेयरपर्सन का वो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में होगा या नहीं ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स खुद से डिसाइड कर सकती हैं। वहीं पे हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की इंटरमीडिएट चेयरपर्सन की, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा या नहीं ये भी पंचायत खुद से डिसाइड कर सकती है। वहीं पे हम बात करें रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटर्स की, जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं जहां पे पंचायत है तो क्या उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या नहीं ये भी स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है। वहीं पे बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके रिजर्वेशन की सीट्स को भी पंचायत में स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड कर सकती है, यानी याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स के लिए सीट कंपलसरी रिजर्व्ड है, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये रिजर्व करता है किसके ऊपर, आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कि क्या वो पंचायत में रिजर्वेशन देती है बैकवर्ड क्लासेस को या नहीं देती। ठीक है, फिर हम बात करें पंचायत की ऑटोनॉमी की। देखिए क्या पंचायत को कितनी पावर देनी है ताकि वो ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम कर पाए ये भी स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसाइड कर सकती है। वहीं पे डिवॉल्यूशन पावर्स की बात करें, यानी पंचायत के पास कितनी पावर होनी चाहिए प्लान्स बनाने में और फंक्शंस को परफॉर्म करने में, जो कि 11th शेड्यूल में लिस्टेड है, ये भी खुद पंचायत में क्या होगा ये भी स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड कर सकती है। वहीं पे हम बात करें फाइनेंशियल पावर्स की, पंचायत को ऑथराइज करना ताकि वो टैक्स लगा सके, कलेक्ट कर सके, ड्यूटीज लगा सके, टोल्स लगा सके, फीस लगा सके, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वहीं पे जो स्टेट रेवेन्यू है, जैसे जो स्टेट टैक्स लगाती है, ड्यूटीज लगाती है, टोल्स हैं, फीस है, उसमें से कितना परसेंटेज पंचायत को देना है जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो भी स्टेट खुद डिसाइड कर सकती है। वहीं पे हम बात करें ग्रांट्स इन एड की,
जो पंचायत को वित्तीय सहायता या फिर कहें ग्रांट सिनेट दी जाती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। और वहीं पे अगर पंचायत के फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई स्पेशल काइंड ऑफ फंड चाहिए, तो उसको बनाना है या नहीं, ये भी पंचायत खुद डिसाइड कर स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है, नॉट पंचायत। फिर हम बात करें पैसा एक्ट 1996 की। जो आपका पैसा है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोविजंस ऑफ, या फिर कहें प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये होती है फुल फॉर्म किसकी? पैसा एक्ट की। पैसा एक्ट जो है वो पार्ट 9 के जो भी प्रोविजंस हैं पंचायत से रिलेटेड, उनको 5th शेड्यूल एरियाज, जो आपके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में से आते हैं, उनमें अप्लाई करता है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। यानी जो आपके 5th शेड्यूल के एरियाज हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन इलाकों में इनको अप्लाई किया जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? शेड्यूल्ड एरियाज में पार्ट 9 को अप्लाई करना मॉडिफिकेशन के साथ में। जो ट्राइबल पॉपुलेशन इन एरियाज में रहती है उनको भी सेल्फ रूल प्रोवाइड करना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देना विलेज लेवल पे थ्रू ग्राम सभा, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाना जो कि ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं लिंक हो, ताकि जो ट्राइबल्स का ट्रेडिशन है और कस्टम है वो बचा रहे। साथ ही साथ जो पंचायत है उसको कुछ ऐसी स्पेसिफिक पावर्स दी जाए जो कि ट्राइबल नीड्स के अकॉर्डिंग है। वहीं पे जो हायर लेवल पंचायत हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल पंचायत हैं, वो ट्राइबल एरियाज की ग्राम सभा की ज्यादा पावर अपने हाथ में ना ले लें, उसको भी काउंटर करना था। फीचर्स की हम बात करें तो जो स्टेट का लेजिस्लेशन है पंचायत के ऊपर, वो शेड्यूल्ड एरियाज में शेड्यूल्ड एरियाज के लोकल लॉज और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो विलेज है वो उस हैबिटेशन या ग्रुप को इंक्लूड करेगा जो कि अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ग्राम सभा जो है उन पर्संस को कंसिस्ट करती है जिनका नाम पंचायत के इलेक्टोरल रोल्स में है विलेज लेवल पे। ग्राम सभा एम्पावर्ड है सेफगार्ड करने के लिए ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, कल्चरल आइडेंटिटी को, कम्युनिटी रिसोर्सेज को और कस्टमरी डिस्प्यूट्स के रिसोल्यूशन को थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स। ग्राम सभा अप्रूव करेगी प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स को जो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेगी क्या वो गरीबों के कल्याण के लिए हैं या नहीं। पंचायत जो होगी विलेज लेवल पे, उसको ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन चाहिए होगा फंड यूटिलाइजेशन का। वहीं पे जो रिजर्वेशन होगा सीट्स का पंचायत में शेड्यूल्ड एरियाज में, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। एटलीस्ट जो हाफ सीट्स हैं वो ट्राइबल के लिए रिजर्व्ड होंगी, और जो चेयरपर्सन की सीट्स हैं वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है अनरिप्रेजेंटेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत में, लेकिन जो टोटल स्ट्रेंथ है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत की, उसके 1/10 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करें ग्राम सभा के कंसल्टेशन में और पंचायत के कंसल्टेशन के साथ ही जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इन एरियाज में, उसके लिए लैंड दी जाएगी। और जो रिसेटलमेंट होगा ट्राइबल्स का शेड्यूल्ड एरियाज में, उसके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी स्टेट लेवल, ग्राम सभा और पंचायत के साथ कोऑर्डिनेशन में ही की जाएगी। जो प्लानिंग होगी और मैनेजमेंट होगा माइनर वाटर बॉडीज का जो कि पंचायत के पास है, वो पूरी तरह से पंचायत के हाथ में होगा। और ग्राम सभा और पंचायत की रिकमेंडेशन चाहिए होगी लाइसेंस देने में या माइनिंग साइट देने में किसी भी माइनर मिनरल्स की शेड्यूल्ड एरियाज में। वहीं पे हम बात करें ग्राम सभा और पंचायत के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होगी माइनर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के ऑप्शन को अप्रूव करने में। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कुछ स्पेसिफिक पावर्स देगा ग्राम सभा को, जैसे कि जो आपके नशीले पदार्थ हैं उसको प्रोहिबिट करना, उस पर प्रतिषेध लगाना या फिर उसको रेगुलेट करना। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी ऑनरशिप पंचायत के पास जाएगी। जो लैंड अलाइनेशन है और रीस्टोरिंग है उन लैंड्स की जो कि जबरन तरीके से हत्या ली गए हैं, वो भी पंचायत के हाथ में ही होगा।
और जो लोकल या फिर विलेज मार्केट्स हैं उनको मैनेज करने का जिम्मा भी पंचायत के हाथ में ही होगा। वहीं पे जो मनी लैंडिंग की प्रैक्टिस है, उधार देने की, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज में पंचायत ही कंट्रोल करेगी। वहीं पे जो सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं या फंक्शनरीज हैं जो कि शेड्यूल्ड एरियाज में वर्क कर रही हैं, उसको भी पंचायत ही कंट्रोल करेगी। लोकल प्लान्स रिसोर्सेज को और ट्राइबल सब प्लान्स को दोनों को ही पंचायत खुद कवर करेगी, खुद सेफगार्ड करेगी। ये भी देखेगी कि जो हाई लेवल पंचायत हैं वो ग्राम सभा और लोअर लेवल पंचायत में इंटरफेयर ना करें। जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो 6 शेड्यूल पैटर्न पे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज में लागू करेगा। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ पाया जाता है शेड्यूल्ड एरियाज में, तो जैसे ही ये एक्ट जो है लागू होगा उसके 1 साल के अंदर ही वो लॉ खत्म हो जाएगा, या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसको कुछ समय पहले भी खत्म कर सकता है। पंचायत खत्म करने के बाद अब हमारे पास आता है म्युनिसिपैलिटीज, जिसको हम नगर पालिका नाम से भी जानते हैं। तो जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कहा जाता है, जो कि गवर्न करते हैं किसी भी अर्बन एरियाज को, और ये होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको वहां की अर्बन पॉपुलेशन ने इलेक्ट किया है। ये गवर्न करते हैं स्ट्रक्चर को जो कि स्पेसिफिक होता है एक अर्बन एरियाज का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन अर्बन एरियाज की बाउंड्रीज को सुनिश्चित करती है या फिर यूं कहें डिमार्केटेड करती है। इंडिया में टोटल 8 टाइप के लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, नोटिफाइड एरिया कमिटीज है, टाउन एरिया कमिटीज है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, या फिर स्पेशल पर्पस एजेंसीज है। जो सिस्टम है अर्बन गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ था थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का उसको 3 मिनिस्ट्रीज मैनेज करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि जनरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट मैटर्स को मैनेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स को देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देखती है यूनियन टेरिटरीज। इसके पश्चात हम अब बात करें 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की। तो देखिए ये भी सेम ईयर में लागू हुआ था जिस ईयर में 73 आया था। इसने इंट्रोड्यूस किया पार्ट 9A को और टाइटल दिया म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके 243P से शुरू होके 243Z तक। इसने ऐड किया था आपका 12 शेड्यूल जो कि लिस्ट करता है 18 आर्टिकल्स को, सॉरी 18 आइटम्स को, नॉट आर्टिकल्स, 18 आइटम्स को जो कि रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज से, और ये सब आपके कवर होते हैं आर्टिकल 243W में। ये एक्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस म्युनिसिपैलिटीज को और इसको एक जस्टिफिकेबल पार्ट बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने मनमानी तरीके से इसको अमेंड या फिर चेंज नहीं कर सकती। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली फोर्स्ड हैं न्यू सिस्टम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि इस एक्ट में आउटलाइन किए गए हैं। जो प्राइमरी गोल है इस अमेंडमेंट का वो रिविटलाइज करना है अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को, साथ के साथ उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है ताकि वो लोकल गवर्नमेंट्स की इफेक्टिव यूनिट्स की तरह काम कर सके। फिर हम बात करें सैलिएंट फीचर्स की। 3 टायर म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। पहला होता है आपका नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशनल एरियाज में है, म्युनिसिपल काउंसिल जो कि स्मॉलर अर्बन एरियाज में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि लार्जर अर्बन एरियाज में है। जो एक्सेप्शन है वो अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट करता है कब? जब कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में जो गवर्नर होंगे स्टेट के वो उस एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप का करार दे देंगे और जो कॉन्स्टिट्यूटिंग है म्युनिसिपैलिटीज की उसको वहां से एक्सटेंड कर दिया जाए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टाटा नगर का या जमशेदपुर का। यहाँ पे जो टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है वो इंडस्ट्री है और वो ही यहाँ पे म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए जो गवर्नर है वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दे सकते हैं। जो गवर्नर है वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एरिया
ट्रांजिशनल एरिया है, स्मॉल अर्बन एरिया है या लार्ज अर्बन एरिया है। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स वो कंसीडर करते हैं? उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू कितना आता है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसी है, या फिर कोई भी रिलीवेंट फैक्टर जो कि गवर्नर को लगता है कंसीडर करना चाहिए। तो अब हम बात करें कॉम्पोजिशन क्या होती है म्युनिसिपैलिटीज की। देखिए, ये इन्वॉल्व करता है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स को जो कि रेसिडेंट होते हैं उन्हीं म्युनिसिपल एरियाज के, और उनको पब्लिक ने अपॉइंट किया है म्युनिसिपैलिटीज के। हर म्युनिसिपल एरिया को डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, और वार्ड्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन को सिलेक्ट करने के मेथड को डिटरमाइन कर सकता है, और किसी भी पर्सन को म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के लिए एलिजिबल ठहरा सकता है इन पॉइंट्स पे, अगर उसके पास कोई भी स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो भी चेयरपर्सन होगा उसके पास म्युनिसिपैलिटीज मीटिंग्स में डिस्कस करने का, एडवाइस देने का तो राइट होगा, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। जो भी मेंबर है लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है तो वो उस म्युनिसिपल एरिया का मेंबर होगा। सेम विद राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो चेयरपर्सन होंगे कमिटीज के वो भी मेंबर्स होंगे, लेकिन जो वार्ड कमेटी के चेयरमैन होंगे वो मेंबर्स नहीं होंगे। अब हम बात करें वार्ड कमेटी की या अदर कमिटीज की। तो जिस भी म्युनिसिपैलिटीज की पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा होती है वहां पे आपको वार्ड कमेटी देखने को मिलेगी। ये एनकम्पास करती है एक से ज्यादा वार्ड्स को म्युनिसिपैलिटी टेरिटोरियल एरिया में। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिटरमाइन कर सकता है कंपोजिशन को, टेरिटोरियल एरिया को, या जो सीट्स हैं उनको कैसे फिल करना है वार्ड कमिटीज में उनको। एडिशनली जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्रिएट कर सकता है प्रोविजंस कि किस तरीके से बाकी कमिटीज जो है स्टैब्लिश होंगी, और जो चेयरपर्सन होंगे दीज कमिटीज के उनको एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कैसे इंट्रोड्यूस या इंक्लूड किया जाएगा। वहीं पे फिर हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स को रिजर्व करना हर म्युनिसिपैलिटीज में, और प्रोपोर्शनल होगा ये उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एडिशनली एटलीस्ट 1/3 जो टोटल सीट्स होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, जैसे कि एससी और एसटी वुमेन्स भी। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एम्पावर्ड है डिटरमाइन करने के लिए रिजर्वेशन मेथड को चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए, म्युनिसिपैलिटीज, एससी और एसटी वुमेन के लिए। साथ के साथ ये प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर चेयरपर्सन एंड ऑफिसर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज बैकवर्ड क्लासेस के लिए। वहीं पे हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज का क्या टेन्योर होता है, टर्म होता है, तो देखिए इनका भी टर्म 5 इयर्स का होता है। अगर टर्म खत्म होने से पहले ही डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व होने के 6 महीने के भीतर भीतर ही न्यू इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटीज का डिसॉल्विंग टर्म 6 महीने से कम था तो जरूरी नहीं है कि उस शॉर्ट पीरियड के लिए इलेक्शंस करवाए जाए। ठीक है। फर्दरमोर जो भी नई आपकी म्युनिसिपैलिटीज आएगी इलेक्शन के बाद, अगर वो तब आई जब पुरानी म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व होगी, जैसे मान लीजिए अगर आपकी म्युनिसिपैलिटीज 2001 में इलेक्ट हुई तो 2006 तक वो रहेगी, लेकिन वो 2004 में ही डिसॉल्व होगी, तो जो नई म्युनिसिपैलिटी 2004 में चुन के आएगी वो सिर्फ उतना ही रूल करेगी जितना पुराने वाले का बचा था। यानी टेक्निकली अगर आप देखेंगे 2004 में अगर म्युनिसिपैलिटी आई तो 5 साल के अकॉर्डिंग वो 2009 तक गवर्न करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टर्म ही गवर्न करेगी, जो कि इस केस में 2 साल का था। यानी 2006 तक ही नई म्युनिसिपैलिटी गवर्न करेगी, उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एडिशनली ये एक्ट एंश्योर करता है कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए डिसॉल्व होने से पहले अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है। वहीं पे हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशंस की। कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम दी म्युनिसिपैलिटी अगर वो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के
जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने इलेक्शंस के दौरान बनाया हुआ है उसमें डिस्क्वालिफाइड हो जाए, या फिर किसी भी लॉ में जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है लेकिन अगर वो 25 साल से कम का है या फिर 21 साल से ज्यादा उम्र का नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका आप कह सकते हैं डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। वहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो स्टेट लेजिस्लेचर खुद से डिसाइड कर सकती है। अब हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन के। स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है सुपरवाइज करने में इलेक्टोरल रोल्स को और कंडक्ट करने में म्युनिसिपल इलेक्शंस को। स्टेट लेजिस्लेचर अपने अथॉरिटी को रेगुलेट करता है म्युनिसिपल इलेक्शंस में। पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स होती हैं कि वो म्युनिसिपैलिटीज को एम्पावर करे सेल्फ गवर्निंग बॉडीज पे। ये इंक्लूड करता है डिवाइसिंग ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस और साथ के साथ 12 शेड्यूल के किसी भी एग्जिस्टिंग उसको। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो म्युनिसिपैलिटीज को टैक्स लगाने पे और कलेक्ट करने पे पावर दे सकता है। साथ ही जो टैक्स स्टेट कलेक्ट करती है उसके रेवेन्यू से कुछ शेयर या फिर जो ग्रांट्स इन एड्स हैं जो कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में है वो इन्हें दी जा सकती हैं, या कोई स्पेशल काइंड ऑफ फंड अरेंज किया सकता है ताकि म्युनिसिपल फाइनेंसेस को मैनेज किया जा सके। पंचायत के सिमिलर फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में इलेक्ट किया जाएगा म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखने के लिए भी। ये प्रिंसिपल्स को रिकमेंड करेंगे कि किस तरीके से स्टेट और म्युनिसिपैलिटीज में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज को कितना शेयर मिलना चाहिए, ग्रांट्स रेट्स कितनी होनी चाहिए और म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। जो आपका गवर्नर है वो इन रिकमेंडेशंस को साथ में क्या एक्शन लिए गए हैं उसके साथ एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रेगुलेशंस दे सकता है म्युनिसिपैलिटीज को कि वो अकाउंट्स को मेंटेन करें और ऑडिट करते रहें ताकि प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहे। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें अगेन जो प्रेसिडेंट है वो कुछ एक्सेप्शन दे सकते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन दे सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में एज पर द नीड। वहीं पे हम बात करें कौन से एरियाज एक्सटेम्प्टेड हैं, तो जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के वो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होते हैं स्टेट्स के। साथ ही साथ एक दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है आपकी जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पे भी ये फंक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली इंप्लीकेट नहीं होते। जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी रहती है कि इन प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में लागू किया जाए या नहीं, और अगर करा भी जाता है तो कुछ एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस दिए जाते हैं जो कि जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। Till then, just revise the facts and figures we have discussed in this lecture. Be ready for the next lecture. इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।